गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल करा रहा था। आज भी मुझे न्यूमेरिकल्स ही कराने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन होने वाला है, वैसे ही नीट यूजी होने वाला है। ये चैप्टर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ उसका बहुत सीरियसली वॉच करना, समझने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको या कराया हूँ, ये सब आपको स्कूल लेवल की बुक में मिलता है नहीं। क्योंकि इनफैक्ट इसका लेवल जो होता है या तो बीएससी लेवल होता है या बीटेक लेवल होता है। इसलिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और कोचिंग नहीं करते उनको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिल पाते, वो करना सीख नहीं पाते, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की और आप सीरियसली वॉच करोगे। इन द बिलो फिगर +4 कूलम, 0 कूलम, -2 कूलम and +8 coulomb are given to the four conducting plates respectively. Suppose the plates are identical and are placed very close to each other. Now first part of the question, find out the charge on each surface. Second part, find out the ratio E1 is to E2 is to E3. Third part, find out the ratio V1 is to V2 is to V3. And fourth part of the question, find out the ratio U1 is to U2 is to U3. Fifth part of the question, find out the net force acting on the third plate. Symbols have their usual meanings. बच्चों इस क्वेश्चन में कंडक्टिंग प्लेट्स आई मीन मेड ऑफ मेटल, 4 मेटेलिक प्लेट्स दिखाई गई हैं। कहा गया कि प्लेट्स आर वेरी लार्ज इन एरिया एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। बच्चों ये जो गैप होता है मिलीमीटर का ऑर्डर का होता है, डायग्राम को स्केल में नहीं बनाया गया है। So D1 is 1 unit, D2 is 1 unit, D3 is 4 unit. Total charge given to the first plate is +4 coulomb. Total charge given to the second plate is 0 coulomb. Given to the third plate is -2 coulomb. Given to the fourth plate is +8 coulomb. तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इसके जो 8 सरफेसेस हैं उस पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज निकालना है, और ये जो गिवन है ये टोटल चार्ज है। इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज करेंगे। सपोज मैंने एक गॉसियन क्यूबॉइडल सरफेस इमेजिन किया है जो कि फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट से पास कर रहा है। दिस इज गॉसियन क्यूबॉइडल सरफेस, और ये जो सरफेस है वो प्लेट के मिडल से जा रहा है, और ये जो सरफेस है ये प्लेटों के बाहर एयर में जा रहा है। फिर ये प्लेट के मिडल से जा रहा है और ये प्लेटों के बाहर एयर में जा रहा है। उसी तरह से फ्रंट साइड में एक सरफेस क्लोज करेंगे और बैक साइड में एक सरफेस क्लोज करेंगे। सो दिस इज गॉसियन क्यूबॉइडल सरफेस। बच्चों इसको कंसिडर करने का एडवांटेज क्या होगा? आपने पढ़ रखा है कि मेटालिक प्लेट के अंदर स्टेडी स्टेट में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आइडियल कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में होगा ये यूनिफॉर्म होगा, सारी लाइन्स हॉरिजॉन्टल होंगी। आइडियल कंडीशन में एयर में बाहर यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जो पैकिंग सरफेस फ्रंट पे है वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पैकिंग सरफेस जो बैक पे है वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो प्यारे बच्चों इस गॉसियन क्यूबॉइडल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाता हूँ, स्टेटमेंट होता है साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस में बच्चों ई वेक्टर 0 होगा हर पॉइंट पर, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 आएगा।
आई मीन इस गॉसियन सरफेस के अंदर बाउंड चार्ज जीरो आएगा। बाउंड चार्ज जीरो आएगा तो करेंगे क्या, एज्यूम कर लेंगे कि सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो फिर अपोजिट सरफेस पे माइनस क्यू लेना पड़ेगा, तभी बाउंड चार्ज जीरो होएगा। लेकिन बच्चों टोटल चार्ज कंजर्व भी होना चाहिए। फर्स्ट प्लेट पे +4 कूलम है, उसमें से क्यू को सब्ट्रैक्ट करो, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे दिखा दोगे 4 माइनस क्यू। उसी तरह से इस पे 0 कूलम है, कुछ दिया नहीं था, तो उसमें से माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करो, तो दैट विल कम आउट प्लस क्यू, उसको राइट सरफेस पे दिखा दो। फिर बच्चों एक गॉसियन कोबाडल सरफेस सेकेंड और थर्ड प्लेट से गुजारो, यहाँ भी वही थ्योरी लगा दो, ई डॉट डी एस साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से कहोगे कि इस गॉसियन कोबार्ड सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर भी बाउंड चार्ज जीरो होना चाहिए। बच्चों यहाँ प्लस क्यू दिखाए पड़े हो, बाउंड चार्ज जीरो करने के लिए यहाँ माइनस क्यू दिखाओगे, और -2 टोटल चार्ज दिए हो, उसमें से माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल कम आउट -2 प्लस क्यू, उसको यहाँ पे राइट सरफेस पे दिखा दो। फिर प्यारे बच्चों एक थर्ड और फोर्थ प्लेट के अंदर फिर से गॉसियन कोबाडल सरफेस पास करा दो, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके अंदर भी बाउंड चार्ज जीरो होना चाहिए। जब यहाँ पे -2 प्लस क्यू दिखा चुके हो, तो इसका ठीक इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे दिखाना होगा, आई मीन इस वाले सरफेस पे जो आएगा 2 माइनस क्यू। अब +8 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल गिव यू 6 प्लस क्यू, उसको राइट साइड में दिखा दो। बच्चों आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दिया, लेकिन इसमें एक सिंगल अननोन है, दैट इज क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन कैसे बनेगा वो आपको समझना होगा। आप जानते हो कि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में जीरो होता है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर मैं इस प्लेट के अंदर +1 टेस्ट चार्ज पुट कर दूं, ध्यान से समझना, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा और -q का राइट साइड होगा, तो इस दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आएंगे और वो बैलेंस हो जाएंगे। ड्यू टू सेम रीजन इसी वाले पॉइंट पर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो भी बैलेंस हो जाएगा। ड्यू टू सेम रीजन इस पॉइंट पर इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आएगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमें पता है कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना ही है, इसका मतलब 4 माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड आता है, तो 6 प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में लेफ्ट साइड में आना ही चाहिए, तभी जाके दोनों बैलेंस हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो हर हाल में इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इस पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होगा। और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होने के लिए इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आउटरमोस्ट सरफेस पे जो चार्जेस दिखाए जाते हैं, हर हाल में इन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल होना ही पड़ेगा। इन दोनों को मैंने एग्जैक्टली इक्वल किया है, देखो मैंने इन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल किया है। सॉल्व करने पर क्यू की वैल्यू आती है -1 कूलम। अब क्यू मैंने पॉजिटिव माना था, लेकिन अगर सॉल्व करने पर नेगेटिव आता है, इसी को राइट आंसर माना जाता है, सो क्यू को -1 कूलम ही बोला जाएगा। अब क्यू की ये वैल्यू डायग्राम में पुट करो, -1 +1 अगेन -1 +1, यहाँ पे -1 पुट करो, दैट विल कम आउट -3 कूलम। यहाँ -1 पुट करो, +3 कूलम, यहाँ -1 पुट करो 5 कूलम, -1 यहाँ पुट करो 5 कूलम। तो बच्चों ये जो चार्जेस मैंने कैलकुलेट करके दिखाए, ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हुए, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर पूछा था E1 E2 E3 का मैग्नीट्यूड। बच्चों इसका आंसर ये होगा,
कि फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो केवल फेसिंग चार्जेस की वजह से होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाकी जो चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? देखो, तुम इन दो प्लेटों के बीच में एक +1 यूनिट चार्ज रख दो यहाँ पे। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगा और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड आएगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ड्यू टू सेम रीजन इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पर +5 कूलम का राइटवर्ड आएगा, इस +5 कूलम का लेफ्टवर्ड आएगा, वो भी बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो फेसिंग चार्जेस हैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कतई नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में होगा और वो एड अप हो जाएगा। आई मीन यहाँ +1 रखे हो तो इस -1 कूलम की वजह से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस +1 कूलम की वजह से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे और आपको फार्मूला मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा। तो बच्चों E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने सिखाने की कोशिश किया आपको कि इन दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जो फेसिंग चार्जेज है इन्हीं के कारण होता है। फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होगा क्यू अपॉन एरिया, क्यू की जगह पे 1 कूलम पुट करोगे। सिमिलरली E2 की वैल्यू इन फेसिंग चार्जेस की वजह से होगा, E3 की वैल्यू इन दोनों की वजह से होगा। रीजन सेम है। तब E1 E2 E3 का रेशियो निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। See the above figure, second part. E1 is mod q upon epsilon naught a, mod q upon a को सिग्मा बोल सकते हो। बच्चों E1 और E2 दोनों बराबर होगा, ऊपर डायग्राम देख लो। और Q की वैल्यू -1 होगा, मॉड लेना होगा। E3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड था थर्ड प्लेट और फोर्थ प्लेट के बीच में, दैट शुड बी माइनस मॉडुलस ऑफ -2 + q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। Q की वैल्यू -1 रख दो। फिर बच्चों जब इन तीनों का रेशियो निकालोगे सो दैट विल कम आउट mod q is to mod q is to modulus of -2 + q, और q की वैल्यू पुट करने के बाद दिस विल कम आउट 1:1:3। इज इट? अब प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट में जो पूछा है वो देखो। सी द अबव फिगर अगेन। We know the magnitude of the potential difference between the two consecutive plates, V equals into D। इस फार्मूले को हम लोग पहले से सीख चुके हैं और ये फार्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। सो V1:V2:V3 इक्वल्स E1D1 E2D2 E3D3। बच्चों मुझे रेशियो निकालना है। E1 E2 E3 का रेशियो ऊपर निकाल चुके हो। ये रेशियो के जो न्यूमेरिकल्स हैं E1 की जगह पे 1 लिखो, E2 की जगह पे 1 लिखो, E3 की जगह पे 3 लिख डालो। फिर बच्चों D1 की जगह पे 1 लिखो, ऊपर डायग्राम देखा आपने, D1 1 यूनिट था। D2 की जगह पे 1 लिखो, D3 की जगह पे 4 लिखो, ऊपर डायग्राम में D3 की जगह पे 4 यूनिट दिखाया हुआ था। फिर इनको मल्टीप्लाई कर डालो, गिविंग यू 1:1:12। तो बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आएगा दैट विल बी 1:1:12। इज इट? प्यारे बच्चों फोर्थ पार्ट में पूछा था स्टोर्ड एनर्जी U1 U2 U3, इसका मीनिंग क्या हुआ? U1 is total stored energy between first and second plate, and U2 is stored energy between second and third plate. U3 is total stored energy between third and fourth plate.
बच्चों आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखो तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। दिस इज सेकेंड कैपेसिटर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, थर्ड कैपेसिटर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E3। और वॉल्यूम निकालने के लिए प्लेट एरिया कैपिटल ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी निकालने के बहुत मेथड है, कोई इजी सा मेथड यूज करो। प्यारे बच्चों, प्रीवियस एपिसोड्स में एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन दे चुका हूँ। प्लेटों के बीच में एयर फील्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में कैपेसिटर मान लिया जाए तो एनर्जी डेंसिटी आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसको उस गैप के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर डालो, दैट इज A into D1 between second and third plate. Energy density is this, and the volume is space between second and third A into D2 between third and fourth plate. Energy density into volume space. Got it? अब इसमें से जो कॉमन क्वांटिटी है उसको कैंसिल आउट करा दो। कॉमन क्वांटिटी को कैंसिल आउट कराने के बाद ये बचेगा E1 स्क्वायर E1 इज टू E2 स्क्वायर E2 E3 स्क्वायर E3। बच्चों रेशियो निकालना है, E1 E2 E3 में जो रेशियो के न्यूमेरिकल्स हैं या रेशियो डिजिट्स उसको पुट करो। C1 is 1, E2 is 1, E3 is 3। फिर D1 D2 D3 का जो रेशियो है उसका न्यूमेरिकल पुट करो 1 1 4। फिर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, गिविंग यू द एग्जैक्ट रेशियो 1:1:36। किस प्रकार से आप स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो निकाल पाते हो। डन। फिर पूछा था बच्चों फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन थर्ड प्लेट। यह आपकी थर्ड प्लेट है, ऊपर आप थर्ड प्लेट देखे हो। थर्ड प्लेट के लेफ्ट साइड में +1 कूलम चार्ज था, राइट साइड में -3 कूलम चार्ज था। तो लेफ्ट साइड का जो सरफेस है इस पे σ1 निकालो, दैट विल बी 1 एरिया। इस पे σ2 निकालो, दैट विल बी 3 एरिया। फिर बच्चों आपको ये पढ़ाया गया कि कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो कि नॉर्मली आउटवर्ड होता है। इसके हर पॉइंट पे सिग्मा सेम माना जाएगा, आइडियल कंडीशन। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर सेम होगा, उसका फॉर्मूला पढ़े हो σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लेफ्ट साइड का सरफेस है इस पे आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर होगा σ1² एप्सिलॉन नॉट, और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इस पे नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा जो कि आउटवर्ड आएगा, दैट इज F1। ड्यू टू सेम रीजन ये जो राइट सरफेस है इस पे भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल प्रेशर। बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रेशर आउटवर्ड आता ही है, नॉर्मली आउटवर्ड आता ही आता है, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बाहर की तरफ ही आता है। जिसका फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूँ σ²/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, दैट विल गिव यू F2। बच्चों इस फार्मूले को इस्तेमाल करके F1 और F2 निकालूंगा और इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व कर लूँगा। देखो कैसे निकाला हूँ। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड प्लेट F2 - F1, इसको कॉमन ले लिया हूँ, ब्रैकेट में इतना आएगा। σ2 is Q2 एरिया, σ1 is Q1 एरिया इंटू A/2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों Q2 और Q1 जो डायग्राम में दिखाया हूँ उसकी वैल्यू मैंने पुट कर डाली,
फिर डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर को कॉमन लिया, ए स्क्वायर को ए से कैंसिल किया, ऊपर आएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8 को 2 से कैंसिल कराओगे बचेगा 4 अपन एप्सिलॉन नॉट ए न्यूटन। बच्चों ये जो नेट फोर्स हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव आने का मतलब F2 विल बी ग्रेटर दैन F1, इट मीन्स नेट फोर्स F2 को फेवर करेगा, F2 के डायरेक्शन में आएगा। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब स्कूल लेवल की बुक्स में दिखता नहीं है, ये सब हम ही लोग पढ़ाते हैं तो आप सीख पाते हो। वन मोर क्वेश्चन, ये भी जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब ये सारे जो क्वेश्चन है अब ये जेई मेन में रिपीट होगा और ये नीट यूजी में रिपीट होगा, सीखना पड़ेगा आपको, देखिएगा क्या होता है। इन द बिलो फिगर the dielectric constant of the slab between the two metal plates of a parallel plate capacitor varies as K equals alpha x plus beta. Alpha and beta are positive constants. Find first the equivalent dielectric constant Ke between the two plates. Second, the capacitance between the two plates. बच्चों आपके क्वेश्चन में K को x का फंक्शन दिया होगा, लीनियर फंक्शन। इसमें क्या है कि ये लेफ्ट मेटल प्लेट, ये राइट मेटल प्लेट, ये प्लेट एरिया, ये सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स और लेफ्ट प्लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पर बहुत पतली सी एक वर्टिकल स्लैब काटो, थिकनेस dx दिखाओ। तो कहा गया है कि जो पतली सी स्लैब काटे हो इसके अंदर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू x का फंक्शन है और k की वैल्यू लिखा है अल्फा x प्लस बीटा। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप राइटवर्ड जाते हो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, k की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। आई मीन इस पूरे स्पेस में जो k का वैल्यू है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल करता ही नहीं है। जब डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है तो यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि वेरिएबल कंटिन्यूस है, तो इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग सिखानी पड़ेगी आपको सॉल्व करने के लिए। कैसे होता है देखो, for the series combination of the dielectric slabs between the two metal plates, the equivalent dielectric constant, you have already done it, K equals sigma t upon sigma t by k। बच्चों ये फार्मूला मैं डिराइव करके दे चुका हूँ, लेकिन ये डिस्क्रीट सिस्टम में काम करेगा, आई मीन सीरीज में मोटी मोटी स्लैब होगी तब ये काम करेगा। कंटिन्यूम सिस्टम में ये फार्मूला कैसे काम करेगा, थोड़ा चेंज होगा, टी स्मॉल थिकनेस लेना होगा, सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, ये फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। सी द अबव फिगर। बच्चों जो सिस्टम ऊपर मैंने दिखाया है कि इसको हम लोग कंटिन्यूम बोलते हैं, डिस्क्रीट नहीं बोलते क्योंकि के इसमें कंटिन्यूसली वेरी करेगा। तो कंटिन्यूम सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग ऐसा होगा कि सिग्मा का साइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है और जो टी थिकनेस बिग था वो स्लैब की स्मॉल थिकनेस dx में कन्वर्ट होगा, टी dx लिखोगे और जो dx थिकनेस की स्लैब काटे हो उसका जो इंस्टेंटेनियस के वैल्यू है वो यहाँ लिखोगे, फिर x की लिमिट में इंटीग्रेट करोगे, पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए x की लिमिट 0 से d होएगी, यहाँ भी x की लिमिट 0 से d होगी। तो ये कंटिन्यूम सिस्टम में फार्मूला कन्वर्ट हो गया और इसको सॉल्व करके इक्वलेंट किया आएगा। बच्चों के एक फंक्शन है उसको मैंने पुट कर डाला, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया। बच्चों dx का इंटीग्रल x होगा और ये 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस बीटा का इंटीग्रल लॉग आई मीन ln अल्फा एक्स प्लस बीटा अपॉन अल्फा होएगा। कैलकुलस में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1
is mandatory before reading this book, क्योंकि जो बच्चा ये सब नहीं सीखा होगा उसको तो डेरिवेशन समझ नहीं आएगा। ये सब फार्मूले पढ़ाए जा चुके हैं। फार्मूला पुट किया, लिमिट लिख डाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, पलट के ऊपर जाएगा, इसलिए अल्फ़ा यहाँ दिखता है, और यहाँ d माइनस 0 आएगा, दैट विल बी d। फिर बच्चों ये जो इतना बचा है इसमें x में पहले अपर लिमिट लगाओगे तो होगा log अल्फ़ा d प्लस बीटा, फिर माइनस लगाओगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट 0 रखोगे तो बचेगा log बीटा। फिर उसको सॉल्व करोगे log m बाई n फार्मूले से, log m माइनस log n इक्वल्स log m बाई n, तो बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको डिराइव करके दे दिया। अब कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स कैसे निकालती हो? बच्चों ये माना जाता है कि जो इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकला है उसको प्लेटों के बीच में पूरे स्पेस में फिल किया हुआ मान लिया जाता है, और ये तो कांस्टेंट आया है। अगर इसको पूरे स्पेस में फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स का ये फॉर्मूला बनता है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अब के की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो। नाउ दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सी। डन। तो आपने देखा आपने कैसे कैलकुलस यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसी तरह के एक क्वेश्चन और देखो। इन द बिलो फिगर द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स of a parallel plate capacitor varies as k equals alpha y plus beta. Alpha and beta are positive constants. Find the equivalent dielectric constant k between the two plates. Second part, the capacitance between the two plates. Each plate is square in shape with dimension L by L as shown. बच्चों जो प्लेट्स है स्क्वायर साइज में है, L by L डायमेंशन है। इस बार जो k का वेरिएशन है वो y का फंक्शन है। बॉटम से y हाइट पर एक बहुत पतली सी हॉरिजॉन्टल स्लैब काटो, तो हॉरिजॉन्टल स्लैब की थिकनेस dy दिखाओ, और इसी स्लैब का k वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों k y का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर यहाँ जो डिस्क्रीट वेरिएबल का फार्मूला है उसको कंटिन्यूम सिस्टम के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह की पतली पतली हज़ारों स्लैब काटी जाएं हॉरिजॉन्टल टॉप टू बॉटम, इन सब का कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों पैरेलल होना चाहिए। ऐसा पढ़ चुके हो, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करोगे, कुछ ऐसा पढ़े हो। फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स सिग्मा k अपॉन सिग्मा a। लेकिन बच्चों ये फार्मूला डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है, आई मीन मोटी मोटी स्लैब होनी चाहिए तब काम करता है। लेकिन मेरा तो k वेरिएबल है, कंटिन्यूम सिस्टम है, तो सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो और ये जो लार्ज एरिया है इसको स्मॉल एरिया में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे देखो। फॉर द कंटिन्यूम सिस्टम के को k लिखो, जो लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया डी हो गया। बहुत पतली सी स्लैब काटोगे तो उसका साइड में दिखने वाला एरिया वेरी स्मॉल होगा, डी होगा। और नीचे भी सिग्मा को इंटीग्रल में कन्वर्ट करो और लार्ज एरिया की जगह पे स्मॉल एरिया लिखो, और ये सब कुछ y का फंक्शन है। पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए y की लिमिट 0 to L होएगी, ये भी 0 to L होगा।
पतली सी स्लैब जो काटे उसका के वैल्यू ला के रख दो, अल्फ़ा वाई प्लस बीटा, और साइड जो डी एरिया होगा एल इंटू डी वाई होगा। क्यों होगा जरा डायग्राम देख लो। बच्चे जो हॉरिजॉन्टल स्लैब काटे हो तो इसका एक्सटेंशन बैक साइड से फ्रंट साइड में होगा। ये जो साइड में पतली सी स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप का स्क्रीन पे परपेंडिकुलर लेंथ एल होएगा और इसकी जो विड्थ होगा वो डी वाई होगा। इस पतली से स्ट्रिप का जो साइड एरिया होगा दैट्स विल बी एल इंटू डी वाई, इसलिए वहाँ पे डी ए की जगह पे एल इंटू डी वाई एरिया लिखा हुआ है। जैसे देखो डी ए जो उसका साइड एरिया होगा दैट विल बी एल इंटू डी वाई, फिर ऑल्सो डी ए इक्वल्स एल इंटू डी वाई। बच्चों एल यहाँ से कॉमन ले हुए बाहर निकालोगे, एल यहाँ भी बाहर निकालोगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, जो बचेगा उसको इंटीग्रेट करो। अल्फ़ा वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रल अल्फ़ा वाई स्क्वायर बाई टू, बीटा इंटू डी वाई का इंटीग्रल बीटा वाई, खाली डी वाई का इंटीग्रल वाई, लिमिट रखो यहाँ लिमिट रखो, वाई की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, फिर वाई की जगह पे लोअर लिमिट रखो, यहाँ पे वाई की जगह पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर इन दोनों को एल से डिवाइड करो, गिविंग यू अल्फ़ा एल बाई टू प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों ये इक्वलेंट के एक आंसर आ गया। सिमिलरली द कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स निकालने का तरीका है बच्चों, जो इक्वलेंट के निकाले हो उसको पूरे स्पेस में भरा हुआ मान लिया जाता है। दो मेटल प्लेट के बीच में अगर इसको कांस्टेंट के को भरा हुआ मान लिया जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रटा हुआ है, के की वैल्यू ऊपर जो डिराइव करे वो ला के रख दो यहाँ पे, कुछ ऐसे रखोगे तो आंसर आएगा। कैपिटल ए प्लेट एरिया हुआ, जो प्लेट है स्क्वायर शेप में है तो उसका एरिया एल स्क्वायर होएगा, और के की वैल्यू इतना डिराइव करे वो ला रख दिया, या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। ये सी का आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा, ये सब क्वेश्चन पुराने रिपीट होते रहते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स पे कराया जा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर या अल्टरनेट ईयर पूछ दिए जाते हैं। इसमें कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, आप सीख लो। इन द बिलो फिगर there are three concentric conducting thin spherical cells as shown. The innermost and middle cells are sorted by conducting wire. The outermost cell is grounded as shown. The innermost cell is given the total charge Q. The radii of cells are A, B, C. In a steady state, find out the redistributed charge on each surface. Also find out the net electric field E at R equals R. बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया ये थिन कंडक्टिंग सेल है, आई मीन मेटल का बना हुआ, इसकी वॉल थिकनेस नेग्लिजिबल मानी जाएगी। ये इनरमोस्ट सेल, ये मिडल सेल, ये आउटरमोस्ट सेल, रेडियाई आर ए बी एंड सी। प्यारे बच्चों बोला गया है कि इनरमोस्ट और मिडल सेल को शॉर्ट कर दिया गया बाय सम कंडक्टिंग वायर, जोड़ दिया गया। इनरमोस्ट सेल को टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया गया। प्यारे बच्चों आपको आइडिया लग चुका होगा कि कंडक्टर के एक पॉइंट पे चार्ज देते हो तो वो उसके पूरे सरफेस पे फैल जाता है। तो भले से यहाँ क्यों लिखा है, माना जाएगा कि पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो गया होगा। सेंटर पॉइंट हो, मिडल सेल और आउटरमोस्ट सेल के बीच में एक पॉइंट है जिसका रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। आउटरमोस्ट सेल को ग्राउंडिंग किया हुआ है। बेटा ग्राउंडिंग करने का मतलब ये होता है कि अर्थ में गड्ढा खोद के एक कॉपर वायर और एक कॉपर की प्लेट उसमें गड्ढे में डाल दी जाती है।
इसको अर्थिंग भी बोला जाता है या ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर ये जो सिस्टम है ये अर्थ से चार्ज ले भी सकता है और अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड होता है उस पे पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लिया जाता है। और ये कंडक्टिंग है स्फीयर, तो कंडक्टिंग जो होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या माना जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है। और बच्चों जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो कंडक्टिंग बॉडी को शॉर्ट करा देते हैं कॉपर वायर से, तो एक से दूसरे पे चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो शॉर्ट कराने का ये मतलब होगा कि स्टेडी स्टेट में इनर मोस्ट और मिडल सेल का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और जो आउटर मोस्ट को ग्राउंडिंग करे हो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं गॉस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना सिखाऊंगा। इनमोस्ट सेल के वॉल के अंदर शोन बाय डॉटेड एक डॉटेड गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करो। मिडल सेल के अंदर डॉटेड गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करो। आउटरमोस्ट सेल के अंदर उसके वॉल के अंदर डॉटेड गॉसियन स्फेरिकल सेल इमेजिन करो। तो बच्चों आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और ये गॉसियन क्लोज सरफेस है, तो गॉस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर ई वेक्टर 0 आएगा, तो लेफ्ट इंटीग्रल 0 होगा, इसका मतलब क्यू बाउंड की वैल्यू फिर 0 आएगी। तो जितने स्फीयर दिखाए गए हैं हर स्फीयर के भीतर जो बाउंड चार्ज आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ये बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। इनसाइड ईच गॉसियन स्फेरिकल सरफेस क्यू बाउंड मस्ट बी 0। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। आपने इनर मोस्ट को कैपिटल क्यू दिया था और कहीं कुछ नहीं दिया था, तो प्यारे बच्चों आपने प्रूफ किया है कि इसके अंदर बाउंड चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ पे चार्ज रहेगा 0, यानी जो आपने दिया था वो अंदर नहीं आएगा। गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अंदर का चार्ज क्या होएगा, 0। लेकिन ये कैपिटल क्यू यहाँ भी नहीं रहेगा। इमेजिन करो कि जब शॉर्ट कर दिए हो इसका कुछ पोर्शन यहाँ से कंडक्ट हो गया होगा, कंडक्ट होके मिडिल वाले पे आ गया होगा, सोच सकते हो। तो मैंने रफली इमेजिन किया कि इस वाले सरफेस पे स्मॉल क्यू बचा है, लेकिन अब इस वाले पर कितना आएगा उसके लिए गॉस लॉ देखना होगा। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर भी बाउंड चार्ज 0 होना चाहिए। अगर यहाँ स्मॉल क्यू दिखाए हो फिर यहाँ हर हाल में माइनस क्यू होना चाहिए। बच्चों हम लोग लिखते एक ही जगह पे हैं, लेकिन माना जाता है कि वो पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये माइनस क्यू पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों को सम करोगे तो 0 आएगा और इसके अंदर गॉस लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बच्चों अब ये वाला जो सरफेस है मिडिल का आउटर, यहाँ पे कैपिटल क्यू आएगा। क्यों आएगा समझाता हूँ। इनर मोस्ट और मिडल को आपने शॉर्ट कराया है और इन दोनों में से किसी को ग्राउंडिंग नहीं करे हो,
यानी कि इन दोनों का टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ट्रांसफ़र भले से होगा मगर कंजर्व जरूर होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। आपने केवल अंदर वाले को कैपिटल क्यू दिया था, तो इन दोनों का जोड़ के टोटल कैपिटल क्यू होना चाहिए, यानी कि इन दोनों के कुल 4 सरफेस हुए। सबको सम करने पे कैपिटल क्यू आना चाहिए और इन तीनों का सम 0 हो चुका है। इस चौथे पे कैपिटल क्यू होना ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल क्यू बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है। अब सवाल है कि यहाँ कितना आना चाहिए। फिर यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिखाए हो, प्रूफ करे हो कि इसके अंदर बाउंड चार्ज 0 होगा। तो बच्चों बाउंड चार्ज 0 होने के लिए यहाँ आना चाहिए -2, आना ही चाहिए। अब ये सारे के सारे सम करोगे, ये फिर ये फिर ये, सबको सम करने पर 0 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर गॉस लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब बच्चों आउटर मोस्ट सरफेस पर क्या होगा, ये बाहर वाला। तुम सोच रहे होगे कि आउटर मोस्ट पे क्या होगा। यारे बच्चों ये जो आउटर मोस्ट सेल है उसको इन दोनों से जोड़ा नहीं, कोई कनेक्शन इन दोनों से इसका नहीं है। इस पे चार्ज इन दोनों से तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको कोई चार्ज दिया भी नहीं गया था। तुम सोचोगे कि कुछ चार्ज नहीं दिया गया था, इसका टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, ये भी गलत है। प्यारे बच्चों ये जो आउटर मोस्ट है ये ग्राउंडेड है, तो जरूरत पड़ने पर ये ग्राउंड यानी अर्थ को चार्ज दे भी सकता है, चार्ज ले भी सकता है। इस पे नेट चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है। तो मैंने एक अजम्पशन लिया कि माना कि आउटर मोस्ट सरफेस पर क्यू डैश चार्ज होगा और अंदर बाहर दोनों को सम करोगे तो 0 नहीं आएगा। 0 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, शुरू में हमें कुछ नहीं पता। अगर 0 नहीं हुआ तो कहाँ से आया, ग्राउंड से आया, जवाब मिल गया। तो मैंने इसको रफली क्यू डैश लिख डाला। प्यारे बच्चों मेरे पास कितने अननोन हुए, एक स्मॉल क्यू अननोन हुआ और एक क्यू डैश अननोन हुआ। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो मैं 2 इक्वेशन बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, देखो। नाउ सिंस द आउटरमोस्ट सेल इज ग्राउंडेड, इट्स पोटेंशियल V आउटरमोस्ट मस्ट बी 0। प्यारे बच्चों आउटरमोस्ट सेल को ग्राउंडिंग करे हो, आउटरमोस्ट सेल पर आप टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करो और उसको इक्वल टू 0 करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 टर्म कैसे आएंगे। एक टर्म जो होगा आउटरमोस्ट सेल का जो चार्ज है उसका खुद का होगा, और एक टर्म पोटेंशियल का मिडल वाले के कारण होगा, और एक टर्म पोटेंशियल का इनर मोस्ट वाले चार्ज के कारण होगा। तो तीनों पे जो चार्ज है तीनों के कारण पोटेंशियल आउटर मोस्ट पे होना चाहिए। इसको एडिटिव रूल करते हो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जितने चार्जेज हैं सबके कारण निकालना पड़ता है। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या है। आउटर मोस्ट वाला डायग्राम देखो। प्यारे बच्चों करते क्या है कि इसकी वॉल थिकनेस को ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं और अंदर बाहर दोनों चार्ज को मिक्स कर देती है। तो आउटर मोस्ट सेल पर टोटल चार्ज हो गया Q डैश माइनस Q, और इसके कारण इसी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस वाला फार्मूला लगाओगी, आई मीन 1/4πε0 और Q/R वाला फार्मूला। बच्चों इस सेल के लिए कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल c होगी, और इस सेल पे टोटल चार्ज कितना होगा, Q डैश माइनस Q होगा। वही वहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। फिर बच्चों इस सेल पर एक पोटेंशियल इसके कारण होगा, यहाँ भी वही थ्योरी लगा दो। ये जो वॉल थिकनेस है 0 मान लो, अंदर बाहर दोनों चार्ज को मिक्स कर दो, आई मीन टोटल चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा।
लेकिन बच्चों मिडल सेल के लिए इसका हर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, मिडल सेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज होगा 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। लेकिन स्मॉल आर हमेशा सेंटर से लिया जाता है, तो मिडल सेल के लिए स्मॉल आर की वैल्यू फिर से सी होगी। और मिडल सेल पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होएगा। तो बच्चों वही सेकेंड टर्म वहाँ पे लिखा हुआ था। फिर आउटर सेल पर पोटेंशियल एक इनर मोस्ट के कारण भी होगा, इनर मोस्ट पे टोटल चार्ज 0 प्लस क्यू होगा। और इनर मोस्ट के लिए बच्चों इसका कोई भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा। एक्सटर्नल पॉइंट पे फिर से फार्मूला वही चलेगा 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। और बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होएगी, स्मॉल सी होएगी, क्यू की जगह पे 0 प्लस क्यू होगा। वो तीसरा टर्म वहाँ पे लिखा हुआ था। इस प्रकार से आउटरमोस्ट सेल पे पोटेंशियल आप निकालोगे, फिर उसको 0 करोगे क्योंकि ग्राउंडिंग करेंगे। देखो तो बच्चों ये टर्म हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन आउटरमोस्ट, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन मिडिल, और ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन इनरमोस्ट। मैं तीनों को जोड़ के ये आउटर मोस्ट पे टोटल पोटेंशियल कहलाएगा। एडिटिव रूल। और ग्राउंडिंग करे हो तो इक्वल टू 0 करोगे। प्यारे बच्चों सी कॉमन आएगा, न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, खाली क्यू डैश बचेगा। क्यू डैश बाई सी की वैल्यू 0 आएगी, क्यू डैश की वैल्यू 0 आएगा। इक्वेशन 1। तो आपने क्यू डैश तो डिराइव कर लिया, 0 आना चाहिए। लेकिन शुरू में हमें इसके बारे में पता नहीं होता है, कभी कभी 0 नहीं भी आता अलग अलग क्वेश्चन में। इसको एक अननोन मान लिया जाता है और सॉल्व करके डिराइव किया जाता है। फिलहाल ये 0 आ गया। अब बच्चों एक अननोन और है तो एक इक्वेशन और बनाऊंगा। Now since innermost and middle cell are sorted, hence potential on innermost equals potential on middle, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। लेकिन बच्चों थ्योरी वही है कि अगर इनर मोस्ट पे भी पोटेंशियल निकालोगे तो नेट पोटेंशियल तीनों सेल के कारण होगा, मिडल पे निकालोगे तो नेट पोटेंशियल तीनों के कारण होगा। इसीलिए तीन तीन टर्म दिखाए गए हैं। अब इनर मोस्ट पे ये कैसे निकला ये समझा रहा हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा, बाद में तो मैच करा लेना इनर मोस्ट पे तीन टर्म कैसे निकाले गए। तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने सिखाया कि थिकनेस को 0 मान लिया जाता है और अंदर बाहर चार्ज को मिक्स कर दिया जाता है, ये टोटल चार्ज मिलके स्मॉल क्यू हो गया, उसको पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्यू बाई कैपिटल आर का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा स्मॉल क्यू बाई स्मॉल ई, वो वहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल एक किसके कारण होगा बच्चों, मिडल का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा। लेकिन मिडल के लिए इसका हर पॉइंट इंटरनल पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर होगा। सोचो, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिखने के लिए 1/4πε0 कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर की जगह पे बच्चों क्या लिखोगे, स्मॉल बी लिखोगे, वो वहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पर एक पोटेंशियल इसके कारण होगा, इन दोनों को मिला दो
ये जीरो प्रूफ कर चुके हो, हटा दो। तो बचा क्या, माइनस क्यू। माइनस क्यू को पूरे पे फैला दो, मगर इसके लिए इसका हर पॉइंट इंटरनल पॉइंट हुआ। यहाँ पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर होगा। इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिखने के लिए माइनस क्यू बाई सी इस्तेमाल करोगे। एक टर्म वहाँ पे दिख रहा होगा, मिला लो, देखो देखो जो ऊपर समझाया हूँ 3 टर्म दिख रहा है। ये हो गया टोटल पोटेंशियल ऑन इनमोस्ट। यही कॉन्सेप्ट यूज करके टोटल पोटेंशियल ऑन मिडल निकालो। इसको कॉमन लिए रहो। देखो ये 3 टर्म कैसे बनेंगे, अच्छे समझना। मिडल पे बच्चों ये है मिडल। एक पोटेंशियल इसका खुद का होगा, तो इसका खुद का टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और कैपिटल आर की जगह पे इसका रेडियस स्मॉल बी इस्तेमाल करोगे। ठीक। और यहाँ पे एक पोटेंशियल अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले के लिए इसका हर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्यू बाई स्मॉल आर फार्मूला यूज करोगे। स्मॉल आर की जगह फिर से बी लिखोगे, और क्यू की जगह पे स्मॉल क्यू लिखोगे। फिर यहाँ पे एक पोटेंशियल इसके कारण होगा, इसके लिए इसका हर पॉइंट इंटरनल पॉइंट है, तो जितना इसके सरफेस पर होगा उतना ही यहाँ होगा। और इसके सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल, उसके फार्मूले में माइनस क्यू बाई सी इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये तो जीरो है। इसी तरह से 3 टर्म वहाँ पे दिखाए गए। देखो जो समझा वो लिखा हुआ है। अब इन दोनों को इक्वेट करो, ये कैंसिल आउट होगा। माइनस क्यू बाई सी कैंसिल आउट होगा। क्यू माइनस क्यू बाई बी, क्यू माइनस क्यू बाई बी कैंसिल आउट होगा। यहाँ बचेगा क्यू बाई ए, यहाँ बचेगा क्यू बाई बी। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, कर लिया, इक्वल टू 0। क्यू कॉमन ले लो। बच्चों आपको पता है कि ये डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, फिर क्यू को 0 होना पड़ेगा। क्यू को 0 कर लो। सो दिस इज इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों आपने दोनों अननोन सॉल्व कर लिया। सॉल्व नहीं किया कि स्मॉल क्यू भी 0 होगा और क्यू डैश भी 0 होगा। अब इन दोनों की वैल्यू डायग्राम में पुट कर दो, और डायग्राम में पुट करके फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो प्यारे बच्चों ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और ये भी 0 हुआ, यानी कि यहाँ पे आंसर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे आएगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, यहाँ पे आएगा 0। इसका मतलब इन 3 सरफेस पे चार्ज 0 होगा, चौथे सरफेस पे कैपिटल क्यू होगा, पांचवे पे माइनस क्यू होगा, छठवें पे 0 होगा। देखो तो जो हम लोग वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर में कॉन्सेप्ट यूज किए थे वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। अंदर वाले को कैपिटल क्यू दिया गया था, इन दोनों को शॉर्ट कराने से ये पूरा का पूरा बाहर निकल आया, और बाहर निकल के यहाँ पे चला आया, और अंदर तीनों की जगह पे चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, और टोटल चार्ज बाहर निकल के यहाँ पे चला आया कैपिटल। और ये तो मान लिया ये जो माइनस क्यू ये ग्राउंड से आया होगा, आउटर मोस्ट पे तो जो भी आएगा ग्राउंड से ही आएगा, और ये है 0। तो बच्चों आंसर तो निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों स्मॉल आर रेडियस का शोन बाय ग्रीन कलर आप एक गॉसियन सरफेस ले लो।
इस पे एक बहुत छोटा सा एरिया ले लो ds, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड दिखाती हो। स्फेरिकल सिमेट्री होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगा। बाउंड चार्ज पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होगा, बाउंड चार्ज नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। फिलहाल ई वेक्टर को मैं आउटवर्ड दिखा दिया हूँ और ds तो आउटवर्ड होता ही है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, सोन बाय ग्रीन कलर, जिसके अंदर टोटल बाउंड चार्ज निकालो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस कैपिटल क्यू। तो बच्चों ये जो चारों सम करोगे तो बाउंड चार्ज आएगा कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। अच्छा, ये दोनों हमेशा पैरेलल आएंगे। इस गॉसियन सरफेस पर ये दोनों वेक्टर पैरेलल आते ही आते हैं, और बाउंड चार्ज हो गया कैपिटल क्यू। तब गॉस लॉ यूज कर लो। साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट मॉड ds थीटा 0 बिटवीन 2 कॉस 0 एंड क्यू बाउंड, चारों को सम करोगे तो क्यू बाउंड कैपिटल क्यू आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों स्फेरिकल सिमेट्री है तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रल के बाहर आएगा। यहाँ बचेगा साइक्लिक इंटीग्रल ds इक्वल्स कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फिजिकल मीनिंग पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया होगा, दैट शुड बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स दिस। अब इसको इधर डिवाइड करो, गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स दिस। बच्चों गॉस लॉ यूज करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया, इज इट? सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अभी मेरे पास कराने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशंस और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अभी 10 इयर्स का बोर्ड पेपर सॉल्व किया आपकी इस बुक को कंप्लीट करने के लिए, तो मैंने देखा कि सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों ने आईटी जेईई एडवांस से उठाए हुए हैं। आई मीन उनके सारे क्वेश्चन ईजी नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स उन्होंने जेईई एडवांस को उठा लिए हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बोर्ड ईजी है कि आईटी ईजी है। इसलिए आपको तो आईटी लेवल से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी कंपटीशन निकालना है। तो इन सारी चीज़ों को आप सीख लोगे तो बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरे पास अभी बहुत क्वेश्चन है कराने को, मैं कराते रहूँगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड में भी आप मेरे वीडियो को सीरियसली वॉच करोगे और न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीखने की कोशिश करोगे। तो बच्चों, आज टाइम अब ज़्यादा हो चुका है, और इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन